गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बच्चों अपन पढ़ेंगे लाभांश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। इससे पहले अपन ने अध्ययन किया लाभांश नीति क्या होती हैं और कितने प्रकार की नीतियां लाभांश वितरण के लिए अपनाई जाती हैं, और उसमें सबसे अच्छी जो पॉलिसी हैं वो सुस्थिर पॉलिसी लाभांश नीति को या डिविडेंड पॉलिसी को माना जाता है, जो अधिकतर कंपनियों के अंतर्गत अपनाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि लाभांश नीति को कौन कौन से तत्व हैं, फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर है लाभों की स्थिति, पोजीशन ऑफ प्रॉफिट्स। लाभांश का वितरण लाभों में से ही किया जाता है, अतः कंपनी को यह देखना चाहिए कि उस वर्ष का लाभ पर्याप्त है या नहीं। लाभ की मात्रा पिछले वर्षों के लाभों की तुलना में कम है या ज़्यादा, तथा वह लाभ उसी तरह की व्यावसायिक संस्थाओं की तुलना में कैसा है। साथ ही कंपनी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगले वर्षों में लाभ की स्थिति राशि के कम अधिक होने की क्या संभावनाएं हैं। इसी प्रकार व्यापार चक्र की अवस्था, पोजीशन ऑफ बिजनेस साइकिल। यदि किसी संस्था में कारोबार कभी मंद तथा कभी तेज हो जाता है तो वहाँ पर स्थिर लाभांश देने तथा संस्था की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए आवश्यक है कि अधिक लाभ के वर्षों में लाभ का अधिकांश भाग मंदी के समय का सामना करने के लिए संचित कर लिया जावे। इसी प्रकार से थर्ड जो घटक हैं, फैक्टर हैं, अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता, नीड फॉर एडिशनल कैपिटल। यदि संस्था अपना कारोबार वर्ष के दौरान बढ़ाने या अपनी पुरानी संपत्तियों को नई तथा आधुनिक संपत्तियों में बदलने की योजना रखती है तो उसके लिए उसे अतिरिक्त आंतरिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी स्थिति में संस्था उस वर्ष संपूर्ण लाभ व्यवसाय में ही प्रतिधारित कर सकती हैं या कम दर से लाभांश वितरित कर सकती हैं। कोषों की तरलता, लिक्विडिटी इन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। लाभांश प्राय नकदी के रूप में दिया जाता है और यह तभी संभव है जब कंपनी के पास लाभांश की घोषणा के समय पर्याप्त नकद शेष उपलब्ध हो। यदि लाभांश का भुगतान बैंकों आदि से ऋण लेकर करना पड़ता है तो यह वित्तीय दृष्टिकोण से अवांछनीय होगा, क्योंकि ऐसा करने पर कंपनी की वित्तीय स्थिति नाजुक होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार अंशधारियों के विचार एवं आवश्यकताएं, थॉट एंड नीड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। कभी कभी अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। वे अंश क्रय करते समय लाभांश आदि के बारे में कुछ विचार व आशाएं बना लेते हैं, तो कंपनी इन विचारों व आशाओं को नहीं भुला सकती, वरना उसे पूंजी बाजार से नई पूंजी एकत्रित करने में कठिनाई हो सकती है। तो इस संबंध में प्रबंधक को ये देखना चाहिए कि वैसी ही अन्य कंपनियां अपने अंशधारियों को कितना लाभांश दे रही हैं। तेजी या समृद्धि के समय अंशधारी अधिक लाभांश प्राप्त करने की आशा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को भी उस समय इस बात को ध्यान रखते हुए अधिक लाभांश वितरित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से वैधानिक व्यवस्थाएं तथा समझौते, लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। कंपनी के प्रबंधकों को वैधानिक कंपनी अधिनियम, कंपनी पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर ही लाभांश संबंधी निर्णय लेना चाहिए। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 में इस बात की विशेष व्यवस्था की गई है कि लाभांश का भुगतान पूंजी में से न किया जाए। प्रबंधकों द्वारा लाभांश की घोषणा करने के लिए कंपनी के अंतर नियमों में भी विस्तृत व्यवस्था होती हैं, अतः प्रबंधकों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि कंपनी ने अपने अंशधारियों से लाभांश के बारे में कोई समझौता किया है तो उसे भी पूरा करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है और इन पर लाभांश समता अंशों के लाभांश से पहले दिया जाता है।
नेक्स्ट, पुरानी लाभांश नीतियाँ, पास्ट डिविडेंड पॉलिसीज। लाभांश की घोषणा करते समय कंपनी के प्रबंधन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पिछले वर्षों में वे कितना लाभांश घोषित करते हैं। यदि लाभांश की दरें एकदम बढ़ा दी जाती हैं तो कंपनी के अंशों में सट्टा शुरू हो जाता है, जिससे कंपनी की वित्तीय व आर्थिक स्थिति बिगड़ने का डर हो जाता है। अतः प्रबंधकों को लाभांश दर को यथास्थिर रखने का ही प्रयत्न करना चाहिए। सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंटल कंट्रोल। लाभांश की घोषणा विभिन्न वैधानिक नियंत्रणों को मद्देनज़र रखते हुए की जानी चाहिए। इस संबंध में कंपनी के आंतरिक नियमों के अतिरिक्त कंपनी अधिनियम व आयकर अधिनियम को ध्यान में रखना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम की धारा 205 में यह व्यवस्था की गई है कि लाभांश का भुगतान पूंजी में से नहीं किया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 104 से 109 के अंतर्गत लाभांश वितरण के संबंध में प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इन प्रावधानों की अवहेलना करने वालों से दंड के रूप में अतिरिक्त कर वसूल किया जा सकता है। 1974 में भारत सरकार ने कंपनियों द्वारा शुद्ध लाभ के 1/3 से अधिक अथवा सामान्य अंश पर 12% लाभांश से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, लाभांश वितरित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अतः विद्यमान वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप लाभांश नीति में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। कराधान नीति, टैक्सेशन पॉलिसी। कभी कभी सरकार पूंजी निर्माण की गति को बढ़ाने के लिए आय संचित करने वाली संस्थाओं को आयकर की सुविधा देती हैं। ऊंची दर पर लाभांश वितरित करने वाली संस्थाओं पर अतिरिक्त कर लगाकर लाभों के प्रतिधारण को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऐसी दशा में कर बचत की सुविधा पाने के उद्देश्य से लाभों का अधिकाधिक भाग संचित करने की नीति अपना ली जाती है। स्वामित्व का ढांचा, कंपोजिशन ऑफ ऑनरशिप। यदि कंपनी की पूंजी कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में हो तो वे इस बात के लिए सहमत हो सकते हैं कि कंपनी के विकास के लिए पर्याप्त आंतरिक साधन बनाए रखने हेतु कुछ वर्षों तक कठोर लाभांश नीति का पालन किया जाए। किंतु यदि कंपनी में अंशधारियों की संख्या बहुत अधिक है तथा वे विभिन्न विचार वाले हैं तो ऐसी दशा में वे संस्था को उदार लाभांश नीति अपनाने के लिए बाध्य करते हैं। ऋणों का भुगतान, पेमेंट ऑफ बोरोविंग्स। पिछले वर्षों में लिए गए ऋणों के भुगतान के लिए संस्था के पास 2 साधन होते हैं, ऋण पत्र जारी करके व आय से व्यवस्था करके। यदि संस्था से आय से ऋणों का भुगतान करने की नीति अपनाती हैं तो ऐसी दशा में उसे कठोर लाभांश नीति का अनुसरण करना पड़ेगा। आय में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन इनकम। स्थायी रूप से आय अर्जित करने वाली संस्थाएं आय में उच्चावचन होने वाली संस्थाओं की अपेक्षा आय का अधिक भाग लाभांश के रूप में वितरित करती हैं। अस्थायी रूप से आय अर्जित करने वाली संस्थाएं यह निश्चित रूप से नहीं जानती हैं कि उन्हें भविष्य में कितनी आय प्राप्त होगी। भविष्य में आय कम होने पर लाभांश बनाए रखने के उद्देश्य से ये संस्थाएं आय का अधिकांश हिस्सा संचित कोषों में जमा कर लेती हैं। कंपनी की आयु, एज ऑफ कंपनी। नई कंपनियां प्रारंभ में इस स्थिति में नहीं होती हैं कि वे कुछ वर्षों तक उचित लाभांश अपने सदस्यों को दे सके। शुरू में सभी संस्थाओं को विकास के लिए पूंजी की पर्याप्त आवश्यकता पड़ती है, जिसे वे सरलता से बाजार से प्राप्त नहीं कर सकती। अतः उन्हें अपने आंतरिक साधनों पर निर्भर होना पड़ता है। इस कारण इन संस्थाओं को कठोर लाभांश नीति अपनानी पड़ती है। इसके विपरीत पुरानी संस्थाओं में उदार नीति अपनाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता होती है और यदि होती भी हैं तो उसकी पूर्ति के लिए बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाने में उन्हें उतनी कठिनाई अनुभव नहीं होती जितनी कि एक नई संस्था को होती हैं। लोकमत, पब्लिक ओपिनियन। संस्थाओं की लाभांश नीति पर जनमत तथा सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है।
प्राय बहुत अधिक लाभांश वितरित करने वाली संस्थाओं की आलोचना सभी क्षेत्रों में होने लगती हैं, जिससे कर्मचारी अपने वेतनों में वृद्धि की मांग करने लगते हैं और उपभोक्ता माल की कीमतों में कमी चाहते हैं तथा संस्था के अधिकारी भी उस लाभ में से अधिक बोनस दिए जाने की मांग करते हैं। तो ये विभिन्न तत्व ऐसे घटक हैं जिनको ध्यान रखकर एक कंपनी अपने लाभांश वितरण की पॉलिसी का निर्धारण करती हैं। लाभांश की प्रासंगिकता एवं लाभांश प्रमेय, रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड मॉडल्स। अनेक प्रकार ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी कंपनी अथवा फर्म के लिए लाभांश वितरित करना अंशधारियों के संपत्ति मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य की दृष्टि से प्रासंगिक हैं अथवा नहीं। इसके संबंध में दो तरह के विचार दिखाई देते हैं। प्रथम वर्ग में उन विचारों को शामिल किया जाता है जिनके अनुसार लाभांश का वितरण कंपनी की संपत्ति को मूल्य को प्रभावित करता है, अतः लाभांश नीति अंशधारियों तथा कंपनी के लिए प्रासंगिक है। इसमें वॉल्टर तथा गॉर्डन के विचार महत्वपूर्ण हैं तथा उन्होंने अपने प्रमेय भी बताए हैं। दूसरी तरफ मोदी, गिलियनी व मिलर जैसे विचारक हैं जिनका कहना है कि लाभांश का वितरण तथा प्रतिधारित अर्जनों का कंपनी के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उन्होंने लाभांश वितरण के लिए अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के तत्व और लाभांश की प्रासंगिकता और उसके मॉडल के बारे में कंपनी ध्यान रखती हैं और उनमें से उनका प्रयोग करते हुए लाभांश पॉलिसी को निर्धारित करती हैं। धन्यवाद बच्चों।